दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 352 नंबर का लेक्चर है, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल की बात करें तो आज हमारा 22वें नंबर का लेक्चर है। जरा आप ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी का आज हमारा किस नंबर का लेक्चर है दोस्तों? तो 22वें नंबर का लेक्चर है। अगर हम केवल और केवल ज्योग्राफी की बात करें तो इसी सीरीज में दोस्तों मैंने आपको 150 लेक्चर में इतिहास पढ़ाया, आगे 80 लेक्चर में संविधान पढ़ाया और 100 लेक्चर में वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास दी गई, ठीक है। आपको अगर सीक्वेंस में पढ़ना है, एक सीरियल से पढ़ना है तो दोस्तों आप मौका दीजिए स्टडी 91 को और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है। यहां पर जो आज हम टॉपिक चूज किए हैं वो है दोस्तों सिंधु नदी अपवाह तंत्र। इसके अंतर्गत दोस्तों सिंधु नदी के से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आगे दोस्तों झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, ब्यास और सतलज, जिसे पंचनद के नाम से जाना जाता है, इन पंचनद से संबंधित तमाम ऐसे सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन्हीं सवालों को लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं और देखते हैं कि आपकी कितनी बेहतर तैयारी हो पाई है। एक बात का ध्यान और रखेंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया। फाउंडेशन कोर्स आपके आधार को बहुत मजबूत बनाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे फाउंडेशन कोर्स से, आपको लगेगा कि तैयारी आपकी बेहतर हो पा रही है, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं ना तो 10,560 सवाल तैयार हो जाएंगे, ठीक है। जब मैंने शुरू में कहा था कि आप आइए जुड़िए, कब इस सीरीज में 5,000 10,000 सवाल हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और देखिए वो दिन आ गया, ठीक है। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ही अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट है और मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर बच्चे इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। एक सवाल है, बासमंगल क्या है? बहुत ध्यान से बताइएगा, बासमंगल क्या है? ये एक सवाल आपके सामने है, जल्दी से सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए क्या है, ठीक है। चलिए, नहीं पता, मुझे पता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है और इस तरह के सवाल आपने आज तक शायद सुने ही ना हो, ठीक है। एक नदी है दोस्तों जो पाकिस्तान में एंट्री करते समय वहीं पर दोस्तों एक गार्ज का निर्माण करती है, गहरी घाटी का निर्माण करती है। और कौन सी नदी है? याद रखिएगा, उसे हम पुराने समय में वितस्ता कहते थे। क्या कहते थे? वितस्ता। अब तो दिमाग पे जोर डाल दो, कौन सी नदी? वितस्ता नदी, या फिर इसी को हाइडेस्पीज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? हाइडेस्पीज, ठीक है, हाइडेस्पीज के नाम से भी जाना जाता है। अब तो बता दीजिए, झेलम नदी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? झेलम। जी हां दोस्तों, मैं झेलम की बात कर रहा हूं। ये जो झेलम नदी है, ठीक है, झेलम नदी ये पाकिस्तान में एंट्री करते समय दोस्तों, जहां पे एंट्री इसकी होती पाकिस्तान में, बाकी जब जाती है तो उसके पहले ही एक गहरी खाई बनाती है। तो क्या लिखेंगे? उस खाई का नाम बाशमंगल है, ठीक है। याद रखेंगे, पाकिस्तान में प्रवेश से पूर्व निर्मित गहरी खाई, गहरी घाटी लिख दें, घाटी लिख दीजिए या फिर खाई लिख दीजिए ना, गहरी खाई या घाटी, ठीक है। याद रखेंगे ये जो बनता है उसी का नाम क्या? बासमंगल। नदी का नाम जरूर आप याद रखेंगे, झेलम नदी, ठीक है। झेलम सिंधु की सहायक नदी है, इसको याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, कह रहा है झेलम और रावी, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है झेलम और रावी, ठीक है, झेलम और रावी पाकिस्तान के किस स्थान पर चेनाब नदी से जाकर मिलती? ठीक है, सॉरी, झेलम को मत करिएगा, चेनाब जो है दोस्तों ये सिंधु की जो है सहायक नदी, क्योंकि झेलम रावी मिलकर के चेनाब में आ जाती है और चेनाब जाके सिंधु में मिलती है, ठीक है। तो झेलम और रावी ये पाकिस्तान के किस स्थान पे आके मिलती हैं? देखिए, एक सवाल हम लोग पढ़ते हैं कि जो पंचनद हैं, ठीक है, आप जानते हैं पंचनद के बारे में, ये पंचनद आके मिलते हैं सिंधु नदी में, ठीक है। तो कहां पे दोस्तों मिलते हैं? तो पाकिस्तान में एक जगह हमने पढ़ा था, मिठानकोट। क्या पढ़ा था? मिठानकोट, कि पाकिस्तान के मिठानकोट में आके मिलते हैं, लेकिन इस स्थान पे पंचनद मिलती है, ठीक है। अगर हम केवल झेलम रावी की बात करेंगे तो एक स्थान है झांग। क्या है? याद रखेंगे, ये चेनाब से कहां मिलती है दोस्तों? ये चेनाब से कहां मिलती हैं? तो एक स्थान है झांग, उसका नाम ही है झांग। और याद रखेंगे कहां पड़ता है झांग? ये पाकिस्तान में पड़ता है, उसी स्थान पर ये दोनों आकर मिलती हैं। एक चीज और दोस्तों याद रखेगा, ये जो झेलम रावी लिखा है यहां पर ना, ये चिनाब से आके मिलती हैं, लेकिन चिनाब की अगर हम बात करें ना तो चिनाब की जो धारा है ये दो नदियों से मिलकर बनती है, ठीक है, चंद्र और भागा, ठीक है। चंद्र अलग नदी है, चंद्र प्लस भागा नदी, ये दोनों की धारा संयुक्त रूप की जो धारा होती है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं? चेनाब के नाम से जानते हैं, चेनाब या चिनाब, ठीक है। चेनाब भी लिखा होता है, चीनाब भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जैसे तुंगभद्रा, तुंग और भद्रा दो अलग अलग नदियों को मिलाकर तुंगभद्रा नाम दे दिया गया, तो इसे चंद्रभागा बोलना चाहिए था, लेकिन देखिए चंद्रभागा की जगह इसे चिनाब कहा जाता है, ठीक है। तो चंद्र और भागा दो नदियों के धाराओं से मिलने से इस चिनाब का निर्माण होता है, इसे भी आप लगे हाथ याद रखिएगा, ठीक है।
अगला सवाल सुनिए, एक जगह है दोस्तों मुजफ्फराबाद, आप पता नहीं सुने हैं कि नहीं सुने हैं, मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक का जो जगह है ये दोस्तों भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है दोस्तों, तो याद रखेगा, वैसे तो इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है इस सीमा का, नाम क्या है, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों एक नदी है जो इन दोनों के बीच में जो है सीमा रेखा का काम करती है, और वो नदी कौन सी है, तो याद रखेगा झेलम नदी। कौन सी नदी दोस्तों, झेलम नदी। ये मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक दोस्तों ये झेलम नदी सीमा निर्धारण करती है। इसके एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ भारत है। कोई दिक्कत आपको नहीं ना। इस तरह के अच्छे सवाल आपको पता होने चाहिए। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो मैं जो जो सवाल आपसे कर रहा हूं इन सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। अगर जवाब नहीं पता है इसका मतलब इस चैप्टर पर अभी आपकी तैयारी हुई नहीं है, ये केवल आपके मन का भ्रम है कि हमने ये चैप्टर पढ़ लिया, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, आगे सुनिए, करा किशन गंगा, बहुत फेमस नदी दोस्तों जम्मू कश्मीर की। करा किशन गंगा ये किसकी सहायक नदी है। जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना मानी जाती है सबसे बड़ी सहायक नदी, उसी तरह से जो किशन गंगा है ये किसकी सहायक नदी है, तो किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी। किसके दोस्तों, याद रखेंगे, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, यह झेलम नदी की सहायक नदी है। और आगे दोस्तों आपने क्या फैक्ट पढ़ा, आगे आपने पढ़ा कि झेलम नदी प्लस रावी नदी ये जाकर मिलती किससे, चिनाब नदी से मिलती हैं, चिनाब से मिलती है। और किस स्थान पे मिलती हैं, तो याद रखिएगा झांग नामक स्थान पे ना। ये एक एक लाइन आप भाई सीखते समझते चलिए तब तो समझ में आएगा। और एक चीज और पढ़ा झेलम के बारे में कि झेलम दोस्तों मुजफ्फराबाद से लेकर के मुजफ्फराबाद से लेकर के मीरपुर तक की सीमा निर्धारण भी करती है। ठीक है, इस बीच की दोस्तों भारतीय सीमा का निर्धारण कौन करती है, यही झेलम नदी करती है, जो इसका जवाब है किशन गंगा जिसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये सवाल आप याद रखेंगे। अगला सवाल सुनिए, करेवा घाटी दोस्तों कहां स्थित है। करेवा, एक्चुअली में जो करेवा है ना, करेवा एक मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, करेवा क्या दोस्तों, ये बेसिकली इसकी पहचान जो है दोस्तों करेवा मिट्टी के लिए जाना जाता है। ठीक है, और ये जो करेवा मिट्टी दोस्तों ये केसर उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों, ये करेवा मिट्टी जो है ये केसर, आप जानते हैं केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है दोस्तों, पूरे भारत में सबसे ज्यादा केसर उत्पादन ये जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, तो करेवा मिट्टी में दोस्तों केसर उत्पादन होता है, ये आप याद रखेंगे। और करेवा घाटी कहां पड़ती है, ये कश्मीर घाटी में स्थित है। करेवा घाटी कहां स्थित दोस्तों, ये कश्मीर घाटी में स्थित एक जगह है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में केसर उत्पादन होता है। बस इतनी सी बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल कर रहा है चिनाब को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, चिनाब को हिमाचल में किस नाम से जाना जाता है। थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने चिनाब के बारे में आपको कुछ बताया था कि चिनाब नदी जो है दोस्तों ये चंद्र नदी प्लस भागा नदी, ठीक है, चंद्र नदी और भागा नदी के संगम से दोस्तों क्या होता है, दोनों के मिलने से एक नई नदी बनती है, उसी का नाम चिनाब नदी है ना। तो याद रखेगा हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्र और भागा के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, क्या कहा जाता है इसे चंद्रभागा नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सवाल आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है ना। जो हमने पीछे पढ़ा बस वही एज इट इज सवाल है। ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर इस सवाल को थोड़ा सा घुमा के आपके सामने प्रेजेंट कर दे, बस इससे ज्यादा और कुछ यहां पर है नहीं। ठीक है, और आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि चिनाब किसकी सहायक नदी है। शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि चिनाब जो है दोस्तों ये सिंधु की सहायक नदी, किसकी है, सिंधु की सहायक नदी है। और चिनाब अपने साथ किसको लेकर आती है दोस्तों, तो याद रखेगा जो चिनाब नदी है ये नदी झेलम और रावी को लेकर आती है। किसको लेकर आती है, झेलम और रावी को लेकर आती है। ठीक है, चिनाब को पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था, चिनाब को अस्किनी कहा जाता था, झेलम को वितस्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वितस्ता कहा जाता था, रावी को परुसड़ी कहा जाता था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और सिंधु को इंडस कहा जाता था। सिंधु को क्या कहते थे, सिंधु को इंडस नदी। ठीक है, जो यूनानी थे उसे इंडस के नाम से बुलाते थे। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे, इसकी पुराने नाम हैं, ये भी हो सकता है परीक्षा में कहीं आपसे पूछ दे। अगला सवाल देखिए, कह रहा बड़ा लाचा दर्रा पता होना चाहिए, बड़ा लाचा दर्रा का लोकेशन क्या है। आपसे सामान्य सवाल कर रहा है कि बड़ा लाचा दर्रा किस नदी बड़ा लाचा दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी दोस्तों इस बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है,
तो यहीं से दोस्तों ये चंद्र और भागा नदी की धाराएं निकलती हैं। चंद्र और भागा नदी की धाराएं जो दोस्तों ये कहां से निकलती हैं, ये जो है बड़ा लाचा दर्रे से होकर निकलती हैं और आगे चल के इन्हीं दोनों नदियों के मिलने से किस नदी का निर्माण होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे चिनाब नदी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, चिनाब नदी का निर्माण होता है। ये बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है, ठीक है। और इसका लोकेशन क्या है दोस्तों, तो याद रखेगा हिमाचल प्रदेश। बड़ा लाचा दर्रा कहां है दोस्तों, हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है, इसीलिए तो इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि धारा वही है, मुख्य धारा, इसलिए दोस्तों ऐसा इसे नाम दिया गया। अगला सवाल पढ़िए, कह रहा चिनाब की भारत में लंबाई कितनी लंबी ये नदी है, भारत में चिनाब की लंबाई कितनी है। आप जानते हैं दोस्तों ये चिनाब नदी बहते बहते पाकिस्तान तक चली जाती है, तभी तो आपने पढ़ा झांग नामक स्थान पे दोस्तों इसी चिनाब में झेलम और रावी आके मिल जाते हैं। लेकिन इसकी लंबाई सिर्फ और सिर्फ भारत में आपसे पूछा जा रहा, तो याद रखेगा लगभग 960 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है, लगभग 960 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। चिनाब नदी की लंबाई जो है ये 960 किलोमीटर है, ये तथ्य आप याद रखेंगे। अगला सवाल करा चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन कौन सी परियोजना है जो चिनाब नदी पर बनी हुई है। ये जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, आप याद रखेंगे, ठीक है। ये कैसी परियोजना है, तो ये एक तरह की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। क्या है, जल विद्युत परियोजनाएं। इस परियोजना में होता क्या दोस्तों, इस परियोजना में, ठीक है, विद्युत उत्पादन किया जाता है नदियों के जल के माध्यम से। और कौन कौन से परियोजनाएं, तो 3 परियोजनाएं चिनाब पर बनी हैं, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, ये 3 परियोजनाएं हैं और परीक्षा में यही 3 पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या क्या है, एक सलाल परियोजना है, ठीक है, सलाल है। दूसरा दोस्तों बगलिहार है, सलाल, बगलिहार। और तीसरा क्या दोस्तों, दुलहस्ती। क्या है, दुलहस्ती परियोजना, ठीक है। ये 3 नदी परियोजनाएं हैं, ये आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। बहुत कमाल का सवाल है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। मैं अपनी तरफ से कोई बनावटी बात नहीं बता रहा हूं, आप अगर पेपर देते होंगे तो आपको इस बारे में पता होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दूध गंगा। इसके पहले दोस्तों एक सवाल हमने पढ़ा था किशन गंगा के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, किशन गंगा के बारे में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था दोस्तों, एक किशन गंगा सहायक नदी है। क्या पढ़ा था, यही सवाल था ना, किशन गंगा सहायक नदी है। और किसकी सहायक नदी दोस्तों, बताइए जल्दी से, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, कंफ्यूजन फिर से, झेलम की सहायक नदी है या फिर चिनाब की सहायक नदी है, ठीक है। तो आपने पढ़ा दोस्तों ये जो नदी है ये किसकी है, सवाल तो यही था ना, हाँ ठीक है। ये किसकी नदी दोस्तों, किशन गंगा किसकी नदी है, चिनाब की है, झेलम की। देखिए चिनाब तो बहुत बाद में आएगा, जब ये झेलम रावी को लेके आके मिलेगा तब आके चिनाब में आएगा। ये जो किशन गंगा है जम्मू कश्मीर में, और जो चिनाब है ये आपके हिमाचल से निकल जा रही है, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखेंगे झेलम, ठीक है। किशन गंगा किसकी है दोस्तों, याद रखेगा झेलम, ठीक है। वैसे भी गंगा को झेलना पड़ता है तो गंगा से याद रखेगा झेलम, ठीक है। गंगा जो है किशन गंगा या कृष्ण को झेलना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी में कितनी परेशानी थी, आप सोचिए जरा, एक बार उनकी लीला देखिए, ठीक है। सब कुछ उनसे छूट गया, उनके माँ बाप, उनकी प्रेमिका, उनके भाई बंधु मित्र, उनका राज पाठ प्रजा, उनसे क्या नहीं छीना गया। फिर भी दोस्तों आज भगवान श्री कृष्ण हमारे क्या हैं, सिरोधार, ठीक है। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सोचिए आपके जीवन में कोई आपके जीवन से दूर हो जाता तो आप जी नहीं पाते हैं। एक लड़की क्या चली गई, मरने चलेगा। आप सोचिए जिनसे सब कुछ छिन गया हो, स्वयं के माँ बाप के साथ उन्होंने कितने पल बिताए बताइए। माता देवकी के कोख से जन्म लिए तो कितने पल बिताए, आप सोचिए, ठीक है। इस चीज को तब आपको समझ में आएगा कि जिंदगी कितनी कठिन होती है, ठीक है। दूध गंगा नदी ये किस राज्य में स्थित है, सिर्फ आपसे राज्य पूछ रहा है। तो किशन गंगा अलग है, दूध गंगा अलग है। ये जो दूध गंगा नदी दोस्तों, ये किशन गंगा दूध गंगा, ये दोनों जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दोनों जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होएगा, किशन गंगा अलग है, दूध गंगा अलग है, लेकिन लोकेशन दोनों का सेम है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और दोनों ही झेलम की सहायक नदी हैं, ठीक है। दोनों क्या है दोस्तों, ये झेलम की सहायक नदी है, यह भी झेलम की सहायक नदी और दूध गंगा भी, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, करा भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। बनाया नहीं जा रहा दोस्तों, बन चुका है, ठीक है, बन चुका है, ठीक है, बन चुका है, उस पे टेस्टिंग भी हो गई है, ठीक है। तो वह कौन सी नदी है जिस पर सबसे ऊंचा पुल बन रहा है दोस्तों, चिनाब नदी है, वो यही चिनाब नदी है, ठीक है, यही चिनाब नदी है।
जिस पर ये पुल बन रहा है, और ये पुल ऐसे आर्क मॉडल का बन रहा है, ऐसे आर्क ब्रिज इसे बोलते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे, इसमें बीच में पिलर नहीं होता है, ऐसे, ठीक है, ये आर्क ब्रिज बोलते हैं। इसकी डिजाइन कैसी दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, आर्क मतलब होता है चाप के आकार का, ठीक है, तो इसे आर्क ब्रिज का नाम दिया गया। या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, चापाकार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, चापा, चाप, जैसे आप चाप बनाते थे ना गोला प्रकार से, तो ऐसे चाप के आकार का दोस्तों, या अर्धवृत्ताकार दोस्तों इसकी आकृति है। अच्छा, कितनी ऊंचाई दोस्तों, अगर ऊंचाई की बात हो तो ये जो है दोस्तों, ये आपके एफिल टावर से भी ऊंचा है। ये 359 मीटर ऊंचा ब्रिज है, 359 मीटर। इसी में 3 का गुणा कर लेंगे तो दोस्तों आप कहां पहुंच जाएंगे, फीट में पहुंच जाएंगे। 1000 फीट से ऊपर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। तो ये दोस्तों पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। इसके पहले चीन में था दोस्तों, वो सुईपई नदी पे बना हुआ था, ठीक है, लेकिन अब उसका नंबर क्या आ गया, सेकंड, ठीक है। उस नदी का नाम क्या था, सुईपई नदी। क्या थी दोस्तों, सुईपई नदी। सुईपई नदी ये चीन में बहती है, उस पर दोस्तों एक ब्रिज बना हुआ था, वो दोस्तों पहले नंबर पे था, लेकिन अब जो है वो दूसरे पे आ गया है। तो पहले पे चिनाब नदी का आर्क ब्रिज है, एक तरह का रेल ब्रिज है। ये आदमी के लिए नहीं है, गाड़ियों के लिए नहीं है, ये रेल ब्रिज है, ठीक है। क्या है दोस्तों, यह रेल ब्रिज है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, करा रावी नदी पर निर्मित प्रमुख परियोजना दोस्तों कौन सी है, ठीक है। अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था कि झेलम प्लस रावी, झेलम प्लस रावी, ये दोनों नदी जाकर कहां मिलती हैं दोस्तों, ये चिनाब में जाकर मिलती हैं। और किस स्थान पे मिलती हैं, तो झांग नामक स्थान पे मिलती है। तो ये पढ़ा। दूसरा सवाल क्या पढ़ा था दोस्तों, दूसरा सवाल पढ़ा था चिनाब पर कौन कौन सी परियोजना है। तो 3 परियोजना मैंने बताया था आपको, एक सलाल परियोजना बताया था, एक बगलिहार परियोजना बताया था, बगलिहार परियोजना, और एक दुलहस्ती परियोजना बताया था, ठीक है, दुलहस्ती परियोजना बताया था। ये 3 परियोजनाएं हैं जो किस नदी पर हैं, जो चिनाब नदी पर बनी हुई हैं। उसी तरह से ब्यास नदी, रावी पर कौन सी है, तो रावी पर 2 परियोजनाएं चलती हैं, 2 परियोजना। कौन कौन सी, एक परियोजना का नाम है चमेरा और दूसरी परियोजना का नाम है चमेरा और थीन परियोजना। कौन सी, चमेरा और थीन, ये दोनों याद रखेगा, ये 2 परियोजनाएं, ठीक है। और यही इसी रावी नदी पर दोस्तों एक रणजीत सागर बांध भी बना हुआ, ठीक है, रणजीत सागर, ठीक है, रणजीत सागर बांध, ठीक है। तो कुछ अलग नहीं, इसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। पूछता सवाल किस नदी पर बना हुआ यह बांध है, तो रणजीत सागर बांध जो है दोस्तों यह भी रावी नदी पर बना हुआ है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना, ठीक है। एक और चीज याद रखेगा, यहीं पर एक और बांध निर्मित हो रहा है जिसका नाम है शाहपुर कंडी बांध, वो अभी प्रस्तावित है, ठीक है। एक बांध और बन रहा है, इस पे प्रस्तावित है, उसका नाम है शाहपुर कंडी। क्या नाम है, शाहपुर कंडी बांध परियोजना, यह अभी प्रस्तावित है। अब कल को दोस्तों क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तो चमेरा और थीन के साथ तीसरे नंबर पे शाहपुर कंडी भी याद रखना पड़ेगा। जैसे चिनाब के मामले में आप सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती याद रखते हैं, वैसे इस मामले में आपको यह भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है रावी नदी और चिनाब का संगम कहां पर है। एक्चुअली में सही बात तो है कि रावी नदी अकेले नहीं जाती है, रावी नदी अपने साथ झेलम को भी लेके जाती है, ठीक है, या झेलम अपने साथ रावी को भी लेके जाती है, ठीक है, ये कही बात है, ठीक है। ये दोनों जाकर दोस्तों चिनाब में मिलती हैं, ये दोनों जाकर चिनाब में मिलती हैं। और कहां पर मिलती हैं, तो स्थान है झांग, ठीक है। और झांग भारत में नहीं स्थित है, झांग जो स्थान है दोस्तों ये कहां स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और वैसे अगर खाली रावी की बात आती दोस्तों, मैं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं, नहीं, ठीक है, सही सही, ठीक है। एक चीज और आता, अगर केवल रावी की बात आती ना, तो रावी के लिए दोस्तों एक अलग से जगह आता है जिसका नाम है सराय चंदा, ठीक है, सराय चंदा। तो थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना है, ठीक है, कि सराय चंदा और झांग, हालांकि दोनों नदियां एक दूसरे में मिलने के बाद थोड़ी दूर पे जाके मिलती हैं, लेकिन एक धारा और कट के निकल जाती है इसी रावी की, वो जाकर दोस्तों सराय चंदा नामक स्थान पे, सराय चंदा नहीं है, सराय सिंधु है, सराय सिंधु, ठीक है। कौन सी स्थान है, सराय चंदा क्यों याद आ रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है, सराय सिंधु है। सराय सिंधु नामक स्थान पे ये रावी जाकर अलग से चिनाब से मिलती है, ठीक है। और ये भी दोस्तों लोकेशन जो है पाकिस्तान में है। तो कहीं ना कहीं झांग और सराय सिंधु को लेकर के मन में डाउट होता है। मैंने अभी इसके बारे में और रिसर्च कर रहा हूं कि ऐसा कैसे हुआ, ठीक है।
तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना और थोड़ा सा अलग से आप इसे याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन के तौर पे, एक अपवाद के तौर पे, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि कब से हम लोग रावी नदी की बात किए जा रहे हैं, जिस तरह से हम लोगों ने चिनाब की बात किया, ठीक है। तो चिनाब के बारे में हमने क्या पढ़ा कि चिनाब नदी जो है ये बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। किससे? बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। और बड़ा लाचा दर्रे से जब निकलती तब इसे चिनाब नहीं कहा जाता, तब इसे चंद्रभागा कहा जाता है। चंद्र अलग नदी, भागा अलग नदी है, ठीक है। तो ये पढ़ा। उसी तरह से अभी आपसे पूछ रहा है जो रावी नदी है इसका उद्गम स्थल कहां, ये कहां से निकलती है? तो ये दोस्तों हिमाचल में ही रोहतांग दर्रा है। क्या है? हिमाचल में ही रोहतांग दर्रा है। ये कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में, मनाली के पास में है, ठीक है। कभी मनाली जाएंगे तो वहां से गाड़ी बुक करके आप रोहतांग दर्रे पे जा सकते हैं। तो रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है। वहीं पर दोस्तों अगर जिला पूछे ना तब इसे कांगड़ा बताएगा, ठीक है। कांगड़ा से दोस्तों ये रावी नदी का उद्गम स्थल है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्री क्लास अभी चल रही है ये सुबह के 9 बजे दी जाती है, ठीक है। बहुत कमाल की क्लास है दोस्तों, इसको मॉर्निंग में 9 बजे आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इससे आपका फाउंडेशन बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा। आप विश्वास मानिए 10,500 प्लस सवाल दोस्तों ऐसे क्लास में इत्मीनान से बताए गए हैं, बिना किसी हंसी मजाक के। आप क्लास में मेरे कभी टाइम पास पाते हैं? नहीं। अगर मैं टाइम पास करता ना तो ये जो क्लास है ना, जो आप आधे घंटे 40 मिनट की क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये आपको इतने कम समय की नहीं मिलती। फिर ये मिलती दोस्तों आपको सीधे 1 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे क्लास, क्योंकि मस्ती मजाक करने में भी तो समय जाएगा ना। तो वो चीजें मैं करता नहीं हूं, इसलिए कम समय में क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है। और देखिए बड़े बड़े सभी सब्जेक्ट धराशायी हो गए हैं। एंशिएंट समाप्त, मिडावल समाप्त, मॉडर्न समाप्त, संविधान समाप्त, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट, अब इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। तो मन से आइए, पढ़िए, तैयारी कीजिए। फ्री में पूरी क्लास चल रही है, पैसे की बात नहीं है। आप कहीं से भी कोचिंग किया, ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन आपको इन सवालों का जवाब आना चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा है तो आप अपने आप को धोखा देने में लगे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा दोस्तों चंबा घाटी। चंबा घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? पहले ये बताइए सर, चंबा घाटी स्थित कहां पर है, तब तो बताएं कि ये जो है इस घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। भारत में स्थित है। आप बताइए, कुछ सवाल जो है ये आपके लिए भी छोड़ दिया जाए। आप मुझे बताइए कि चंबा घाटी दोस्तों ये कहां स्थित है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं यहां से कौन सी नदी बहती है। तो याद रखेगा यही रावी नदी बहती है। सर तब तो पक्का हिमाचल प्रदेश होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि दोस्तों ये रावी नदी जो हिमाचल के रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और यहीं पर दोस्तों कांगड़ा जिला है, ठीक है। कांगड़ा जिला, यहां से होते हुए दोस्तों ये रावी नदी बहती है। ये सर पढ़ा तो चंबा घाटी भी वही होगा। अंदाजा नहीं करना, आपको ठोकना है, आपको सीधे जवाब देना है कि सच में इसका जवाब यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम दोस्तों आपको बताना है। किसका उद्गम स्थल? व्यास नदी का उद्गम स्थल। ये तो जो आपने बताया ना उद्गम, ये आपने रावी नदी का बताया। आप व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या दोस्तों? तो व्यास नदी का उद्गम स्थल सबसे आसान है। इसका नाम व्यास नदी इसलिए पड़ा क्योंकि यह इसका उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? व्यास कुंड। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, उसी तरह से व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। और व्यास कुंड कहां है दोस्तों? यह भी रोहतांग दर्रे के पास है, ठीक है। यह भी रोहतांग दर्रे के पास है। तो एक चीज तो सर मजेदार हो गया कि व्यास और रावी ये दोनों आसपास से ही निकलते हैं। रोहतांग दर्रे से निकलना है मतलब आसपास से ही निकलना है, ठीक है। तो इसे भी आप अलग से दिमाग में रखिएगा, बिठाए, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। करा कुल्लू घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी? कुल्लू घाटी पड़ता कहां दोस्तों? जब कभी आप मनाली जाएंगे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, तो दोस्तों रास्ते में आपको कुल्लू भी मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, 40-50 किलोमीटर की दूरी है कुल्लू और मनाली में। अभी आपसे कह रहा है कि कुल्लू घाटी यहां से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो ये जो व्यास नदी है यही कुल्लू घाटी से होकर प्रवाहित होती है, ठीक है। व्यास नदी कहां से होकर बहती दोस्तों? यह कुल्लू घाटी से बहती है, कुल्लू घाटी से बहती है। और जो रावी नदी थी, ये कहां से बहती है? ये चंबा घाटी से बहती है। हाँ सर, ये तो अच्छा बता दिया आपने, ठीक है। तो चंबा बाबी, याद रखेगा, चंबा बाबी, राबी, ठीक है। तो राबी चंबा याद रखेगा और व्यास के लिए कुल्लू याद रखेगा, ठीक है। व्यास के लिए क्या याद रखेंगे? कुल्लू याद रखेंगे। ये आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल करा व्यास नदी मैदानी भाग में किस स्थान पर प्रवेश करती है? ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा दोस्तों कि व्यास नदी का उद्गम कहां पर है? व्यास नदी का उद्गम कहां है? तो आपने पढ़ा व्यास नदी का उद्गम है व्यास कुंड, ठीक है।
और व्यास कुंड कहाँ दोस्तों, व्यास कुंड रोहतांग में स्थित है। उसके बाद दोस्तों रोहतांग से यह नदी कुल्लू घाटी होते हुए आगे बढ़ती है। तो घाटी के बाद फिर ये नदी मैदानी भाग में एंट्री करती है। तो आपसे सवाल कर रहा है कि भाई जब मैदानी भाग में आती है तो किस जगह पर दोस्तों ये एंट्री करती है, तो मैदानी भाग में ये एंट्री करती है तलवाड़ा नामक जगह पर। कहां पर दोस्तों, तलवाड़ा। उस जगह का नाम क्या है, तलवाड़ा। और तलवाड़ा कहां पड़ता है, ये पड़ता है होशियारपुर जिला में। कहां पड़ता है, होशियार, वहीं पर, ठीक है, होशियारपुर जिला, ठीक है। तलवाड़ा में आकर दोस्तों ये ब्यास नदी अपने मैदानी भाग में एंट्री करती है, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी जो ऊपर वाली जितनी नदियां थी ना, वो सब नदियां दोस्तों मोस्टली पहाड़ी वाले क्षेत्रों से निकल जाती है, ठीक है। अरे होशियारपुर पंजाब में आ जाएगा ना, ठीक है, उद्गम के हिसाब से वहां मत चलिएगा, ठीक, वहीं पे है ना, पंजाब में है ना होशियारपुर, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा धौलाधर श्रेणी के काती और लारगी, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, सुनिएगा। धौलाधर श्रेणी के काती और लारगी में कौन सी नदी गार्ज, गार्ज माने जानते हैं, जब नदियां बहुत ऊंचे शिलाखंड से गिरती हैं, पर्वतों से जमीन पे गिरती हैं, तो जमीन पे गड्ढा बन जाता है, उसी गड्ढे को क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं, ठीक है। तो जब नदियां ऐसे देखिए ऊपर से नीचे गिरती हैं दोस्तों, ठीक है, कोई नदी गिरती है तो यहां पर दोस्तों क्या बना देती है, यहां गड्ढा बना देती है, और इसी गड्ढे को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी गड्ढे को गार्ज कहते हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, जब नदियां ऊंचाई से गिरती तो। लेकिन यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम ब्यास नदी की ही बात कर रहे हैं, जी हाँ। व्यास नदी धौलाधर श्रेणी के काती और लारगी में गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण की है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नाम व्यास है लेकिन स्लो मोशन मत समझ लीजिएगा, ठीक है। पुष्पा फायर है, ठीक है, तो फायर ही मान के चलिएगा इसको भी। कह हरिके नामक स्थान पर व्यास किस नदी से जाकर मिल जाती है। हरिके के नाम से दोस्तों आपको हरिके बैराज की याद आ गई होगी, अभी मैं समझाता हूं हरिके बैराज की पूरी कहानी, पहले सुनिए। हरिके नामक एक स्थान है, वहां पर पानी को इकट्ठा करके एक बैराज बनाया गया है, इसीलिए इसे हरिके बैराज कहा जाता है। हरिके बैराज नामक स्थान पर जो ब्यास नदी है, इसकी मुलाकात किससे होती है दोस्तों, इसकी मुलाकात होती है सतलज नदी से। किससे होती है, सतलज नदी से। इसी हरिके बैराज नामक स्थान पर ये जो व्यास है सतलज से आकर मिल जाती है। और इसी हरिके बैराज जो व्यास है ना, सॉरी हरिके बैराज यहीं से दोस्तों एक नहर निकाली गई, ठीक है, यहीं से ये एक नहर निकाली गई जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या है, इंदिरा गांधी नहर। और ये इंदिरा गांधी नहर जो दोस्तों, ये पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों एकमात्र पानी का सोर्स। अगर ये नहर नहीं होती तो पश्चिमी राजस्थान जो जैसलमेर वगैरह के एरिया है, बीकानेर के, वहां तक पानी ही नहीं पहुंच पाता, ये मान के चलिए, ठीक है। तो ये हरिके बैराज से ही दोस्तों इस नहर को निर्मित किया गया है। ये सवाल भी आप याद रखें, परीक्षा में यहां से सवाल भी आता है। कहा हरिके बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है, तो क्या नाम उस नहर का, याद रखेगा, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है, इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर जाती कहां दोस्तों, तो याद रखेगा पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी नहीं, पश्चिमी राजस्थान में जाती है। और एकमात्र पेयजल के लिए दोस्तों ये नहर है, ठीक है, यहाँ पीने के पानी के लिए और सिंचाई वगैरह जो हल्का फुल्का होता है उसके लिए भी दोस्तों इस नहर के पानी का यूज किया जाता है। कह रहा पंचनद की अच्छा पंचनद में कौन कौन सी नदी आती है, तो एक एक करके लिख लीजिए। जैसे झेलम नदी आती है, जैसे चिनाब नदी आती है, जैसे सतलज नदी आती है, जैसे रावी नदी आती है, और जैसे ब्यास नदी। सिंधु मत लिखेगा, ये 5 नदियों को मिलाकर पंचनद कहा जाता है। कह रहा पंचनद की एकमात्र नदी कौन सी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है, वो पाकिस्तान तक नहीं जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही बहती है, तो हमारे प्रभु व्यास जी, ठीक है, याद रखेंगे। वेद व्यास का नाम सुने हैं ना, तो व्यास से याद रखेगा व्यास जी भारत के रहने वाले थे, ये नदी भी भारत में रह गई। अरे वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना किया भैया, महाभारत को बोला, महाभारत को लिखने का काम व्यास जी ने नहीं किया है, सिर्फ महाभारत को कहा, उन्होंने सुनाया, उसकी पूरी कहानी सुनाया। लिखने का कार्य दोस्तों गणेश जी ने किया है। लिखिए, ध्यान दीजिएगा, ये सब आध्यात्मिक पौराणिक बातें हैं, तो समय समय पर ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल कह रहा सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ठीक है। सतलज नदी दोस्तों ये कहां से निकलती है, तो ये राक्षस ताल से निकलती है। राकस ताल या राक्षस ताल एक ही बात है, ठीक है, कहीं कहीं पर राकस ताल मिलेगा, कहीं कहीं पर राक्षस ताल मिलेगा, ठीक है। राक्षस ताल से दोस्तों इस सतलज नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। लेकिन राक्षस ताल कहां दोस्तों, यह भी तिब्बत के मानसरोवर के पास में स्थित है, ठीक है, तिब्बत में स्थित है, तिब्बत में मानसरोवर के पास, ठीक है, मानसरोवर नहीं है, मानसरोवर के पास है, ठीक है,
मानसरोवर के निकट ये राक्षस ताल झील है। मानसरोवर से तो आपकी सिंधु निकल जाती है और उसी के पास से और ब्रह्मपुत्रा निकल जाती है, एक पश्चिम साइड जाती है, एक पूरब साइड जाती है ना, वो आप याद रखेंगे मानसरोवर से। लेकिन मानसरोवर के निकट ही ये राक्षस ताल या राकस ताल झील है, वहां से सतलज नदी निकलती है। इस सवाल को भी आप अपने दिमाग में याद रखिएगा, बिठाइएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा सतलज नदी भारत में किस जगह से एंट्री करती है, किस जगह से प्रवेश करती है। हम किसकी बात करें दोस्तों, हम सतलज नदी की बात करें। जैसे सिंधु नदी लेह से एंट्री कर रही थी ना, उसी तरह से सतलज जो दोस्तों ये सिपकिला दर्रे से एंट्री करती है, ठीक है। कहां से, अब हो सकता है दर्रा पूछ दे, और दर्रा नहीं पूछेगा तो आपसे लोकेशन पूछ सकता है कि किस स्टेट में जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश से एंट्री करती, ठीक है। यह नदी सिपकिला दर्रे से होते हुए हिमाचल प्रदेश में आती है। हिमाचल प्रदेश में आके पूछ सकता है किस जिले में आती है, तो याद रखेगा किन्नौर जिला, ठीक है। कौन सा जिला, किन्नौर जिले से दोस्तों ये भारत में एंट्री करती है सतलज नदी, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। रावी दोस्तों बड़ा राचा दर्रे से आ रही थी ना, वो सब भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल दे रहा है कि सिंधु नदी, नहीं रावी कह रहे हैं यार, रावी तो वहां से आ गया, रोहतांग दर्रे से निकल रही थी, उसकी बात हो रही है। किसकी, क्या नाम था, बड़ा राचा दर्रे वाली, ठीक है, चिनाब, ठीक है, उसको याद रखिएगा, जो चंद्रभागा वाली कहानी है, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों, आगे लिख रहा है कि सिंधु नदी के समानांतर प्रवाहित होने वाली नदी, जो सिंधु नदी के समानांतर, ऐसे ट्रेन की पटरी एक दूसरे के समानांतर होती है, उसी तरह से सिंधु के समानांतर दोस्तों कौन सी नदी है, तो याद रखेगा सतलज नदी ही बहती है, ठीक है। निकलती भी तो उसी के पास से है, ठीक है। अच्छा याद कैसे रखेंगे, अच्छा सिंधु नदी का उद्गम कहां था दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम कहां था, तो हमने इसका भी उद्गम देखा कि मानसरोवर के पास से ही है, ठीक है, ठीक है। मानसरोवर जो झील है दोस्तों तिब्बत, उसी के निकट से दोस्तों यह भी निकलती है, ठीक है। तो उसी के समानांतर दोस्तों ये सतलज नदी भी बहती है, क्योंकि मानसरोवर के समानांतर ही एक तरह से आप मान सकते हैं राक्षस ताल झील भी है, ठीक है। आगे लिख रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना ये किस नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नांगल दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो है परियोजना माना जाता है, सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है दोस्तों भाखड़ा नांगल, ठीक है। करा ये किस नदी पर बना हुआ दोस्तों, तो ये सतलज नदी पर बना हुआ भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। किस नदी पर है, यह सतलज नदी पर ही दोस्तों ये भाखड़ा नांगल परियोजना निर्मित है। यह एक तरह की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है उसका नाम क्या है, पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सतलज नदी ही है, ठीक है। सतलज नदी जो दोस्तों जब ये राक्षस ताल से निकलती है ना, तो याद रखेगा कई श्रेणियों को राक्षस ताल से निकलते हुए हिमालय की तीन श्रेणियों को अपरदित करते हुए काटते हुए तब हिमाचल प्रदेश जाती है, ठीक है। तब ये कहां आती दोस्तों, तब ये आती सीधा हिमाचल में एंट्री करती, कहां पर, हिमाचल में कहां पर दोस्तों, यहीं पे तो आपने पढ़ा सिपकिला दर्रा, कौन सा, सिपकिला दर्रा, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि फिरोजपुर से लेकर के फजिल्का, ये पंजाब में पड़ता है, कह रहा है फिरोजपुर से लेकर फजिल्का के बीच भारत पाकिस्तान से होते हुए दोस्तों एक कौन सी नदी बहती है, तब दोस्तों इस दूरी में सतलज नदी बहती है, ठीक है। कौन सी नदी बहती है, यहां सतलज नदी दोस्तों सीमा निर्धारण का काम करती है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, कह रहा है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इसका वैदिक नाम क्या है दोस्तों, तो झेलम को क्या कहते थे, झेलम को वितस्ता कहा जाता था, क्या कहा जाता था, वितस्ता कहा जाता था। चिनाब को क्या कहा जाता था, चिनाब को अस्किनी कहा जाता था, ठीक है। रावी को क्या कहा जाता था, रावी को परुषड़ी कहा जाता था। व्यास को क्या कहा जाता था, व्यास को विपाशा कहा जाता था। सतलुज को क्या कहा जाता था, सतलुज को सतुद्री कहा जाता था। ये दोस्तों नाम रहा है सबका, ठीक है, ये वैदिक नाम है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। एक मेरे मन में एक डाउट हो रहा है, मुझे बड़ा लाचा दर्रे के पास जाना है, देखो कुछ गलत तो नहीं हो गया। बड़ा लाचा दर्रा की चर्चा हम लोगों ने कहाँ किया था, वहाँ चंद्रभागा होना चाहिए, नहीं दिख रहा है कहीं पे, एक मिनट। बड़ा लाचा दर्रा कहीं लिखा है, बड़ा लाचा दर्रा, चिनाब, चिनाब हिमाचल प्रदेश, चंद्रभागा,
चिनाब सहायक हो गया, बड़ा लाचा दर्रे से उद्गम, चंद्रभागा, ठीक है यही था, ठीक है चिनाब, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बोला ना मैंने, हमको लगा यार कुछ गलत तो नहीं लिख दिया पीछे, तो एक बार जाके मन में कहीं ना कहीं अगर डाउट रहता तो रिकॉल करना होता, ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। इसके पहले जितने भी विषय मैंने डिटेल में आपको पढ़ाए उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। आप चाहें तो हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से आप इसे परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो रही तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्लासेज है दोस्तों उसे आप अटेंड कीजिए, बहुत शानदार क्लास चले, मैं दिन भर में 10-20 लेक्चर नहीं बनाता, ठीक है। देखिए बढ़िया काम करो, बेहतर करो, कंटेंट में दम होना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि रोज आए मुंह उठा पढ़ाने चले आए, वैसा काम नहीं, अपने से हो ही नहीं पाता, ठीक है भाई। 2-3 लेक्चर लो और ऐसा लो कि बच्चों का दिल खुश हो जाए। यही रीजन है कि जो बच्चे आते हैं एक बार ना फिर वो पढ़ते हैं मन लगाकर। तो ये जो क्लास चली इसका पीडीएफ या पीछे के जितने भी 350 लेक्चर हैं उनका भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मैं कोई चार्ज आपसे नहीं लेता, ठीक है। कोई बेवकूफ़ बनाने वाला काम यहाँ पे नहीं, सब कुछ आपको फ्री में दिया गया है। स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आइए, वहाँ पीडीएफ का सेक्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो सीधा नंबर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, फ़ोन करो ना सीधा कि सारे पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, हम नहीं कर पा रहे, हम आपको लिंक दे देंगे, क्या दिक्कत है। आप बस पढ़ने को तैयार रहिए, बाकी हर तरह का सपोर्ट हम आपको देने को तैयार है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।